पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विभवमापी क्या है और उसका सिद्धांत क्या है। विभवमापी का सिद्धांत समझ में आने के बाद मतलब विभवमापी हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी, या तो किसी सेल का ईएमएफ, या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में आंतरिक प्रतिरोध, या 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर। ठीक है, तो आज का अपना प्रश्न है विभवमापी की सहायता से किन्हीं 2 सेलों का ईएमएफ ज्ञात करना। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उसके पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन। विभवमापी की सहायता ले रहे हैं अपन। ये परीक्षा में प्रश्न आता ही है, एमपी बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बस विभवमापी बनाना आना चाहिए। तो इसकी सहायता लेनी है, तो सहायता इसकी लेनी है अपने को, तो पहले इसी को बनाओ। तो विभवमापी के लिए क्या करते हैं हम, एक पहले तो विभवमापी का तार लेते हैं। ये तार ले लिया, ठीक है, सॉरी, ये विभवमापी का हमने तार ले लिया। इसका नाम दे दो ए और ये बी। ठीक है, ये कांस्टेंट या मैग्नेट नाम के में उससे बना रहता है पदार्थ से। इसके साथ हमें ऊपर यानी पैरेलल ऑर्डर में यानी समांतर क्रम में क्या लगाना है, एक संचयक सेल, एक परिवर्ती प्रतिरोध, और चाहो तो यहाँ पे एक कुंजी लगा दो। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध एरो का चिन्ह ही है, धारा को कंट्रोल करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये है आपका सेल प्लस माइनस संचयक सेल है। ठीक है, ये आपका विभवमापी का तार है। अब इसकी सहायता लेनी है अपने को। तो इसकी सहायता लेते समय क्या करना है अपने को, देखो इसकी सहायता कैसे लेनी। पहले तो इसको देखो, इस तार की अपन ने पूरी लंबाई क्या देखी थी पिछले वीडियो में, एल। इसकी पूरी लंबाई एल मान लेते हैं। अब अपने को क्या है, 2 सेल दे रखे हैं और उन 2 सेल का क्या ज्ञात करना है, ईएमएफ। तो उन 2 सेलों को हम कहाँ इसमें फिट करेंगे, नीचे। मान लो ये पहला सेल हो गया और ये दूसरा सेल। ठीक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ईएमएफ E1 हो गया, इसका E2 हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, इन दोनों का हम एक साथ ईएमएफ नहीं ज्ञात करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब मान लो अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए इनके साथ भी क्या लगा दो, एक प्लग है ना, कुंजी, और इनको ऐसे मिला के इनके साथ क्या लगाना है, बोलो जल्दी, धारामापी और जोकी। चलिए, इस कुंजी का नाम K1 और इसका नाम K2। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको विभव प्रवणता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका जो पूरे तार का पोटेंशियल है वो पर यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इस तार की एकांक लंबाई में जो विभव का पतन यानी गिरना, ग्रोथ होना नहीं होता है, पतन क्या होता है, गिरना। पतन की जगह में ड्रॉप बोल रहा हूँ। इस तार की विभवमापी के तार की एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसे क्या कहते हैं हम, विभव प्रवणता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पहले वाले सेल जिसे बोलते हैं प्राथमिक सेल, इस प्राथमिक सेल का अपने को, तो प्राथमिक सेल के लिए हमने जोकी को रगड़ा तो हमें दूरी कितने पे, इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, L1 सेंटीमीटर दूरी पे हमें संतुलन बिंदु ना, नल पॉइंट मिल गया। किसके लिए, इसके लिए। जब इसका निकालेंगे ईएमएफ तब ये प्लग क्या रहेगा, पूरी तरीके से बंद, यानी जो करंट सप्लाई होगी यहाँ से वो केवल इस सेल में से होते हुए इस धारामापी में होते हुए आएगी। तो जब इसके लिए जोकी को रगड़ा तो यहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ। मतलब संतुलन बिंदु मतलब धारा का मान 0, तो इसमें भी मान 0। अभी पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका विभवांतर और इसका विभवांतर क्या आ जाएगा, बराबर। यानी प्राथमिक सेल के लिए
संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो, L1 सेंटीमीटर हो। तो अब अपने को यहाँ पे वो बात बताने की जरूरत नहीं है कि भाई वो कैसे आया, डायरेक्ट आप पिछला वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट आपको लिखना है विभव मापी के सिद्धांत से, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या आ जाएगा, क्या था वो, E बराबर रो एल, यही था। यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है, L1, कौन से सेल का, E1, तो E1 बराबर रो L1। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मूला आया था विभव मापी के सिद्धांत में, वो भी मैंने यही बताया था आपको, E बराबर रो एल। तो इस सेल के लिए E की जगह आ जाएगा E1 और L की जगह क्या लेना है अपने को, L1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यही तो उसका आखिरी फार्मूला होता है विभव मापी के सिद्धांत। अब इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार द्वितीयक सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो, L2 हो। अब की बार इस सेल के लिए फिर रगड़ा, इस सेल के लिए करेंगे तो ये कुंजी बंद कर देंगे पहले सेल की, इसके लिए फिर से जोकी को रगड़ा, तो पता चला कि दूरी कहाँ तक आई, अब की बार L2 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक। तो इसके लिए तो यहाँ तक था, इसके लिए कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो इसके लिए दूरी क्या आ गई, L2 सेंटीमीटर। तो वापस से वही देखो आप, समीकरण 1 में आपने जहाँ E1 बराबर रो L1 करा, उसको कर दो आप E2 बराबर रो L2। ठीक, अब समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो E1 अपान E2 इज इक्वल टू रो L1 अपान रो L2। रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। देखो ये है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाएगा नामांकित चित्र, आपसे पूछा जाएगा सूत्र की स्थापना, कोई से भी 3 पॉइंट आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा सारणी, प्रेक्षण सारणी, या आपसे पूछा जाएगा लास्ट में क्या आती है, सावधानियां। तो क्या करना है आपको, देखो अब ये तो हो गया आपका चित्र, नामांकित चित्र, ये हो गई आपकी यहां से सूत्र की स्थापना। अब आपका नंबर आता है सारणी का। तो सारणी देखो, सारणी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किताब में कॉपी में देख के उसको रटते हैं कि इस कॉलम में ये आएगा, इस कॉलम में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। रटना नहीं है, आपका सूत्र है ना, इस सूत्र से आप सारणी बना लोगे आसानी से। देखो सबसे पहला कॉलम तो क्या हो गया, क्रमांक का। ये E1 सेल के लिए, यानी सेल का जो प्राथमिक सेल है, इसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी कितने पे थी, L1 पे। तो आप लिख दो E1 के लिए दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी क्या आ गई, L1 सेंटीमीटर। फिर इसका लिख दो, E2 के लिए दूरी क्या आ गई, L2 सेंटीमीटर। आखिरी में पूरा सूत्र लिख दो, बस झंझट खत्म। अब ये क्यों करा अपन ने, क्योंकि पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकलेगी, फिर उन दोनों दूरियों के मान रखाएंगे, तब जाके इनका EMF अपन ज्ञात कर सकेंगे। और ये सारा काम कहाँ होगा, लैब में। चूंकि अभी कोरोना चल रहा है, लैब वेब स्कूल सब बंद है अभी, तो अभी लैब में तो जाना ही नहीं अपने को, बस इसी को लैब समझ लो। अब आप क्या दे दिया, क्रमांक 1 2 3, यहाँ पे कुछ लिखा है, नहीं लिखना है क्योंकि ये तो सब लैब में होगा, बस छोड़ दो इसको खाली। चित्र हो गया, सूत्र हो गया, प्रेक्षण सारणी बनाना सिखा दी। अब लास्ट पॉइंट आता है इसका, और वो है सावधानी। सावधानी में क्या लिखना आपको, ये जो जोकी अपन रगड़ते हैं, बहुत सारे लगे भिड़ने, तो उसको बिल्कुल जोर से रगड़ रहे तो पता चला कि जोकी भी टूट गई, तार भी टूट गया।
तो एक बात का तो ये ध्यान रखना है कि जोकी को तार पर ज़्यादा समय तक नहीं रगड़ना। तो यहाँ पे लिख दो आप जोकी को तार पर ज़्यादा समय तक नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरा, ये जितने भी संयोजन है ये सभी संयोजन अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। पता चले कि सिस्टम सजाया ने जैसे चालू करा ने एक तार खुल गया ने एक संयोजन फूट गया तो अपना विभव वहाँ पे पूरा बिखर गया, तो वो भी नहीं करना है। सभी संयोजन अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए, ये सावधानी होगी। सभी संयोजन अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। क्लियर हो गया? होना भी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है अपना, विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों का ईएमएफ ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। मैंने आपको सारा पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया। पहले के लिए E1 बराबर रो L1, दूसरे के लिए E2 बराबर रो L2, एक में 2 का भाग लगा दो, जो आए उसके हिसाब से सारणी बना दो। सावधानी आपको पता ही है। ये हो गया आपका प्रश्न जो कि 3 नंबर में आता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया अपनी कॉपी में इसको नोट करो, पूरा देख लो इसको। मेरे को मालूम है जो आलसी है वो तो नहीं करेंगे, वो तो करेंगे ही नहीं। ठीक है भैया, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। बाकी ये इसको देख लेना और इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में अपन दूसरा प्रश्न लेके आते हैं। तब तक के लिए गुड लक।